आप सभी का मासिक शिक्षक संकुल बैठक उच्च प्राथमिक विद्यालय बेहटी में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पूर्व में संकुल बैठक हो चुकी है, फिर भी आज आपको संकुल बैठक में बुलाया गया है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात ऐसी होगी जिसके लिए ये दोबारा से संकुल बैठक बुलाई गई है। आज की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी स्कूलों को एकजुट होकर नेट परीक्षा में अपने जनपद शाहजहांपुर को नंबर 1 बनाना है। उसके लिए हम ऐसी क्या गतिविधियां करें, ऐसे क्या टेक्निक यूज़ करें। हो सकता है हर विद्यालय पास अपनी अपनी टेक्निक है, उन टेक्निकों के माध्यम से हम आपस में एक दूसरे से वो टेक्निक सीख कर अपने विद्यालयों में अपनाएं, जिससे इस 2025 की जो नेट परीक्षा हो उसमें हम अपने जनपद को नंबर 1 कर सकें इस पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उसी क्रम में सबसे पहले मैं आपके सम्मुख, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह है हमारे विद्यालय का नामांकन। कक्षा 8 में हमारे यहाँ 44 बच्चे पंजीकृत हैं, 7 में है 43, और अभी कक्षा 6 में 21 नामांकन कर लिए गए हैं। क्योंकि हमारा विद्यालय जूनियर विद्यालय है, तो हम लोगों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है एडमिशन कराने के लिए। जी हाँ, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे का नाम एक बार लिखा दें और लंबी छुट्टी। हम आप भी अगर अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो शायद यही सोच के कराते हैं कि हम एडमिशन करा दें, ऐसे स्कूल में करा दें, सीधे इंटर तक की छुट्टी पाएँ बच्चे से। अब जब ऐसी मानसिकता सारे अभिभावक रखेंगे तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल गांव के शुरुआत में आ जाता है, साथ ही साथ कस्तूरबा भी है, और फिर हमारा ये गांव के अंत में है जूनियर स्कूल। तो प्राइमरी से जब बच्चा पढ़ता है, ऐसा तो कोई अभी रूल ऐसा है नहीं, ना ही कोई ऐसी पाबंदी कि सीधे प्राइमरी से उठ के बच्चा जूनियर में ही जाएगा। तो जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सोचते हैं 3 साल के लिए हम यहाँ क्यों भेजें, 3 साल बाद फिर हमें कहीं ना कहीं एडमिशन कराना होगा। तो इससे बेहतर है कि हम कहीं इंटर कॉलेज में दिखाएं। भले ही यहाँ कितनी भी अच्छी पढ़ाई हो, सुविधाएं मिलें, लेकिन वो चाहते हैं ये झंझट ख़त्म हो। तो उनको काफ़ी हम लोग कन्विंस करते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कितना प्रयास हम लोग कर रहे हैं इस नए नामांकन के लिए। और साथ ही साथ जो बालिकाएं हैं, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ कस्तूरबा जो है वो 12 तक हो गया है। अब जब तो लड़कियां भी, ज़्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी लड़कियों का नाम जब कस्तूरबा में लिखे 6 से सीधे 12 तक की छुट्टी पाएँ। तो ऐसी परिस्थिति में हम जो एडमिशन कर रहे हैं उसके लिए हम कितना संघर्ष कर रहे हैं, यह भी आप हमारे पीपीटी के माध्यम से देखेंगे। अब बात करते हैं हम पीयर लर्निंग की। जी हाँ, जैसा कि आदेशित हुआ है कि बच्चों को इस तरीके से हम पढ़ाएं, बैठाएं, एक पीयर लर्निंग बना के, ग्रुप बनाकर। वो ग्रुप कैसा कि एक बच्चा जो अच्छे से ज्ञान रखता है और एक वो बच्चा जो कम ज्ञान रखता है। तो ऐसे बच्चों के 2-2 के ग्रुप बना दिए जाएं, जिससे जो बच्चे हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कम थोड़ा पढ़ने वाले बच्चों को मोटिवेट कर सकें, उनकी मदद कर सकें। अक्सर क्लासों में ये देखा गया है, अच्छे बच्चे के साथ अच्छे बच्चे बैठते हैं और जो कम पढ़े बच्चे हैं वो पीछे अपने संग के साथ में रहते हैं। तो पूरा वर्ष बीत जाता है, जो कम ज्ञान रखने वाले हैं, कम जानकारी रख पाते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो वैसे ही उनका स्तर बना रहता है। तो उस स्तर को बचाने के लिए ये पीयर लर्निंग काफ़ी कारगर है। तो देखिए, हमने अपने तीनों क्लास के
ये देखिए 7th क्लास है और ये 6th क्लास है। इस तरीके से हमने अपने तीनों क्लासों के ग्रुप बना रखे हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। चलिए अब बात करते हैं हम हमारे शिक्षक, जी हाँ, हमारे विद्यालय के स्टाफ के बारे में। आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर है, ये हमारे विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापक रीना श्रीवास्तव जी हैं, जो इस विद्यालय में 2 नवंबर 2004 से कार्यरत हैं और अभी 3 साल से ही इन्होंने इंचार्ज का ये पद संभाला हुआ है। इनकी विशेषता इतनी की जाए वो कम है। इतना अच्छा हम सभी शिक्षकों को और बच्चों को माहौल मिला है जब से ये इंचार्ज प्रधानाध्यापक बनी है। ये बनी प्रधानाध्यापक जरूर हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने आप को इंचार्जी का असर होने नहीं दिया अपने ऊपर। जी हाँ, बहुत से जब इंचार्ज या प्रधानाध्यापक बन जाते हैं कुछ अलग से एटीट्यूड आ जाता है, लेकिन इनमें ऐसी कोई बात नहीं आई। जो मेज के उस साइड में प्रधानाध्यापक की कुर्सी होती है, आप इनका व्यवहार से आप समझिए कि वो जो कुर्सी है वो इन्होंने जब ये इंचार्ज प्रधानाध्यापक बनी तो उन्होंने तब से उसके बाद से ये कुर्सी उन्होंने उधर जाके नहीं बैठी हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं सहायक अध्यापक थी और अभी भी सहायक अध्यापक ही हूँ, मैं केवल अकेले इंचार्ज नहीं हूँ। आप सभी विद्यालय, आप सभी सहायक अध्यापक जो हैं इस विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं और इस बात को वो आज भी पालन कर रही हैं। तो इन्होंने अपने आप को कभी भी इंचार्ज प्रधानाध्यापक का रौब नहीं दिखाया किसी पर, और हम सहायक अध्यापक भी बिल्कुल पूरे मन से उनको इस बात का मौका नहीं देते हैं कि उन्हें ये लगे कि हम प्रधानाध्यापक का व्यवहार क्यों ना करें इनके ऊपर। जब भी कोई विद्यालय का कार्य आता है, चाहे वो ऑनलाइन हो, मैम को कभी खबर ही नहीं होती है कि आखिर ऑनलाइन क्या काम करना है, क्योंकि जो काम आता है वो उनके कहने से पहले ही अपने आप हो चुका होता है। कोई निरीक्षण भी अगर होता है तो यहाँ पूछते हैं आगे, तो सहायक अध्यापक ही उनको सारी जानकारी दे देते हैं। ये नहीं हमारे यहाँ होता कोई निरीक्षण करने आया है कि प्रधानाध्यापक ही जवाब देगा। यहाँ सभी को सब चीज़ ओपन है, सब बता सकते हैं। तो ऐसे ही हैं हमारे विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापक। अब हम बात करते हैं अपने सहायक अध्यापक आलोक कुमार सिंह जी परमार। जी हाँ, बीएससी बायो से हैं और नेट इन्होंने क्वालिफाई किया है इतिहास से, और ये इस विद्यालय में 4 जनवरी 2017 से कार्यरत है। मैं और सर दोनों एक ही दिन पर एक साथ आए हैं इस विद्यालय में। पहले हम लोगों की पोस्टिंग मिर्ज़ापुर ब्लॉक में थी और उसके बाद से हम यहाँ विद्यालय में आ गए हैं। आलोक जी, कोई विषय हो, जैसे इनकी क्वालिटी आप क्या बताएं, हम लोग जैसे कोई बात अगर दिन में घटित होती है तो उसको केवल एक नज़र से बस देखा सुना, बस उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कोई भी घटना घटित होती है तो सर उसको डीपली बिल्कुल पूरा ज्ञान रखते हैं, भले ही उनके आगे काम आए ना आए, लेकिन वो उसकी जानकारी पूरी रखते हैं। आप कोई भी बात उनसे पूछ लीजिए, उनको वो जो आपको नहीं पता होगा वो उस बारे में पूरी जानकारी कर लेते हैं। इतिहास के बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत ही व्यवहार अच्छा है, बच्चे भी काफ़ी घुले मिले रहते हैं। हमारे विद्यालय में जो बच्चे साइंस के लिए अभी प्रतियोगिता हुई थी तो उसमें भाग लिया था, 25 बच्चों में सिलेक्ट हुए थे हमारे विद्यालय के बच्चे। 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, आगे नहीं जा पाए, लेकिन इस साल पुनः हमारा प्रयास रहेगा
कि बच्चे आगे बढ़ेंगे। और ये मैं, जिनसे आप परिचित हैं, मेरा पूरा प्रयास रहता है अपने विद्यालय के लिए, पूरा समर्पण, अपने विद्यालय के बच्चों के साथ साथ और विद्यालय के बच्चों से जो भी मुझे कोई कॉल कर लेता है, कोई समस्या पूछता है मैसेज के द्वारा भी, तो मैं उसको दूर करने का प्रयास करता हूँ। फिर हमारे विद्यालय की सहायक अध्यापिका हैं सुमन देवी जी, एमए समाजशास्त्र से किया है और ये 10 दिसंबर 2011 से इस विद्यालय में कार्यरत हैं। सुमन मैम एक बहुत ही सहनशील महिला हैं। इनके बारे में आपको बता दूं कि मैम की किडनियों में काफ़ी दिक्कत थी, काफ़ी बीमार रहीं, लेकिन इन्होंने कभी अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, संघर्ष में रहीं। अगर शायद कोई और अगर होता तो वो टूट जाता इस बीमारी से, लेकिन मैम आज भी इलाज चल रहा है और उसी जोश के साथ, उसी विश्वास के साथ काम करती हैं विद्यालय में, जैसे हम सभी करते हैं। अब हम बात करते हैं छात्र नामांकन। जी हाँ, छात्र नामांकन हेतु हमारे द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। देखिए, हम लोगों ने प्रयास ये किया है, आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसान को लघु नाटिका, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है, हर कोई स्मार्टफोन चलाता है, तो स्मार्टफोन तक हमारे वीडियो पहुँचे, तो उसके लिए एक नाटिका एडमिशन के लिए बनाई है, जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और साथ ही साथ बालिकाओं की शिक्षा। जी हाँ, क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बहुत मुश्किल से प्राइमरी पास करा दिया, पढ़ा दिया, फिर उसके बाद नाम नहीं लिखाते हैं कि ये सोच के कि अरे ये लड़कियां हैं, इनके लिए तो चौका बासन ही सब कुछ है, पढ़ लिख के क्या करेंगे, ससुराल में जाके चौका बासन ही करना है, वो ऐसा सोचते हैं। कुछ हमारे यहाँ से जूनियर पास भी हो जाते हैं तो वो 8वां के बाद नहीं पढ़ाते हैं। तो उसको लोगों को प्रेरित करने के लिए ये देखिए, ये एक वीडियो बनाई थी बालिका शिक्षा के प्रेरित करने के लिए। इसका भी लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। जो हमारे यहाँ छात्र नामांकन, जो नवीन छात्र आते हैं, उनका देखिए स्वागत समारोह होता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका जी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत और अभिवादन कर रही हैं। बच्चों का एडमिशन तो हो जाता है, फिर बात आती है बच्चों की उपस्थिति पर। आप देखते होंगे हर महीने 15-20 दिन बाद एक लिस्ट डाली जाती है, जिसमें पूरे जनपद, ब्लॉक के, जनपदों के किस विद्यालय में उपस्थिति कम रही, वो लिस्ट आती रहती है। तो ऐसी स्थिति, उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक हमारे विद्यालय में एक योजना चलाई जा रही है। वो योजना है सन ऑफ द मंथ, सन ऑफ द ईयर और सन ऑफ द स्कूल। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अवार्ड है सन ऑफ द स्कूल का। जी हाँ, ये बच्ची है अनन्या गुप्ता। इसने इस सन ऑफ द स्कूल का जो अवार्ड है, ये उन बच्चे को दिया जाता है जो पूरे वर्ष बिना किसी छुट्टी के लगातार आते हैं। हमारे विद्यालय में इस बार ये एक छात्रा कक्षा 7 की अनन्या गुप्ता, इसने पूरे वर्ष एक भी छुट्टी नहीं की है। इसके लिए इसको ये ट्रॉफी सन ऑफ द स्कूल की दी गई। साथ ही साथ सन ऑफ द ईयर, हमारे यहाँ सन ऑफ मंथ का प्रति महीना एक अवार्ड दिया जाता है। एक जैसा हम लोगों का आई कार्ड होता है, उस टाइप का एक बनवा रखा है हमने आई कार्ड।
सन ऑफ द मंथ का। उसमें क्या होता है, हम प्रति माह उन बच्चों को सिलेक्ट करते हैं जो पूरे माह एक भी छुट्टी नहीं करते हैं। उनको सन ऑफ मंथ का वो मेडल टाइप से दिया जाता है और साथ ही साथ उनको कुछ सुविधाएं भी दी जाती हैं। सुविधाएं क्या दी जाती है, क्लास में जो आगे की सीट होती है वो उनके लिए सन ऑफ मंथ के लिए रिजर्व रहती है पूरे महीने। साथ ही साथ जब भी कोई वितरण होता है, चाहे खाने का वितरण हो या कोई भी चीज़ का वितरण होता है, फल का वितरण हो चाहे चने का वितरण हो, तो उन वितरण में सबसे पहले सन ऑफ मंथ स्टूडेंट को दिया जाता है। तो ये सुविधा उनको मिलती है। और जब पूरा वर्ष बीत जाता है तो जो सबसे ज़्यादा सन ऑफ मंथ कलेक्ट करता है, हर क्लास से 3-3 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, उन्हें दिया जाता है सन ऑफ द ईयर का अवार्ड। जी हाँ, हमारे यहाँ से प्रतिवर्ष 9 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, हर क्लास से 3-3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनको ट्रॉफी दी जाती है। तो ऐसा करने से हमारी जो अटेंडेंस है बहुत बढ़ी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे यहाँ बच्चे कभी बीमार हो जाते हैं तो हाथ में वीगो लगी होती है और उस हाथ वीगो लगे हुए भी चले आते हैं कि नहीं मेरी अटेंडेंस कम ना हो जाए, मेरी ट्रॉफ़ी मेरा मेडल मुझसे छूट ना जाए, इस उम्मीद से वो आते हैं। और वो आते हैं तो उनके साथ में और उनके साथ दोस्त सहेली सभी आते हैं। तो हमारे यहाँ अटेंडेंस का पूरा रहता है कि कम ना होने पाए। 100 तो नहीं हो पाती है लेकिन पूरा 100 करने का प्रयास रहता है। यानी हमारा पूरा प्रयास रहता है बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का, ये हमारे प्रयास हैं। अब हम बात करते हैं विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों की। जब दिन की शुरुआत प्रार्थना सभा में, जैसा प्रार्थना राष्ट्रगान वो होता ही है, प्रार्थना सभा में बच्चे प्रतिदिन 5 प्रश्न अपने अपने बना के लाते हैं। बारी बारी से वो 5 प्रश्न अपनी किताब के चुनकर लेकर आते हैं, पूछते हैं, बच्चे उनका जवाब देते हैं। ऐसे ही प्रतिदिन 5-5 प्रश्न बच्चों के द्वारा रहते हैं और साथ ही साथ अध्यापकों के द्वारा भी, गणित के अध्यापक हैं तो गणित के प्रश्न पूछते हैं, अंग्रेजी के प्रश्न पूछते हैं। यानी हर विषय के बारे में मौखिक रूप से या बोर्ड के माध्यम से भी उनको प्रार्थना सभा में एक साथ जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो समझाई जाती हैं। इको क्लब, जी हाँ, पिछले वर्ष से इको क्लब चल रहा है तो उसकी गतिविधि चल रही हैं। प्रत्येक सप्ताह शनिवार का दिन इको क्लब की गतिविधि का रहता है और अब पोर्टल भी आग बन गया है उसका, तो उस जो भी गतिविधियाँ होंगी पोर्टल पे अपलोड होंगी। साथ ही साथ मीना मंच की गतिविधियाँ होती हैं प्रत्येक शनिवार को, जिसके माध्यम से बच्चे लघु नाटिका या एक्टिविटी करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण को जागरूकता हो या बालिका शिक्षा की जागरूकता हो। इस तरह की गतिविधियां रहती हैं हमारे विद्यालय में। साथ ही साथ छात्र शिक्षक खेल, जी हाँ, हमारे बच्चे तो खेलते ही हैं, बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी उनके साथ खेलते हैं, जिससे शिक्षक और बच्चों का संबंध आत्मीय बना रहे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सहायक अध्यापक लूडो खेल रहे हैं और जो हमारे विद्यालय के इंचार्ज प्रधान अध्यापिका हैं वो बैडमिंटन खेल रही हैं। इससे होता ये है कि बच्चे शिक्षक से आत्मीय व्यवहार बन जाता है। जब उनके साथ खेलते हैं तो उनके साथ अच्छे से पढ़ते भी हैं। खुशियाँ मिलकर मनाओ, जी हाँ, चाहे बच्चों की खुशियाँ हों तो शिक्षक उसमें शामिल होते हैं और शिक्षक की खुशियाँ हैं तो बच्चे उसमें शामिल होते हैं। जी हाँ, जैसे होली का आप फोटो स्क्रीन पे देख रहे हैं, होली का त्यौहार बच्चों ने शिक्षकों के साथ मनाया। साथ ही साथ मुझे अभी राज्य स्तरीय एक कार्यशाला हुई थी, उसमें
मैंने भाग लिया था और मुझे ये शील्ड और सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। और वो सर्टिफिकेट और मेडल लेकर जब मैं अपने विद्यालय आया तो मैं अपने बच्चों को दिखाया कि ये बच्चों, ये आपके द्वारा ही, आपकी वजह से ये मुझको प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने इसको हाथों में लिया, बच्चों ने खुशी जताई। तो ये जो हमें पुरस्कार मिला, ये सब बच्चों की बदौलत है। तो हम शिक्षक और छात्र आपस में एक दूसरे की खुशियाँ बांटते हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक क्लास में ग्रीन बोर्ड लगे हुए हैं। ग्रीन बोर्ड पर शिक्षण कार्य होता है, साथ ही साथ मनोरंजन पूर्ण शिक्षण। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक बच्चा देखिए कैसे कान लगाकर सुन रहा है। ये उसको मैं एक नई लय में, जो नीति के दोहे पाठ है कक्षा 6 में, बच्चों ने कई तरीके से वो दोहे सुने हैं कबीरदास जी के। हमने एक नई धुन में उनको ये दोहे सुनाए। सुनिएगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खो जा अपनो, जो दिल खो जा आपनो, मुझ सा बुरा न कोई, मुझ सा बुरा न कोई। तो बच्चों को ये बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही साथ मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। जी हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं बच्चे याद नहीं कर पा रहे थे। जैसे ये पढ़ाया जाता है, मैथ में पढ़ाया जा रहा था मिलीग्राम सेंटीमीटर, तो बच्चे याद नहीं कर पा रहे थे, क्रम से नहीं याद कर पा रहे थे। तो हमने, क्योंकि बच्चों को फिल्मी गानों का बहुत शौक़ होता है, हम सबको रहता है, तो इसको मैंने एक फिल्मी गाने के रूप में चेंज कर दिया। जैसे मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। तो अब बच्चों को ये जब भी अब बिल्कुल याद हो गया है क्रम से, वो गाते रहते हैं मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। तो ये मनोरंजन की मनोरंजन और शिक्षण की शिक्षण। तो मनोरंजन पूर्ण शिक्षण की व्यवस्था हमारे यहाँ विद्यालय में रहती है। कंप्यूटर शिक्षा जरूरी। हमारे विद्यालय में रिलायंस की तरफ से कंप्यूटर दिए गए हैं। एक कंप्यूटर शिक्षक भी हैं और एक कंप्यूटर है। बच्चे उसमें कंप्यूटर सीख रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास रहता है, क्योंकि 3 साल हमारे पास बच्चा रहता है, तो उन 3 सालों में हम अपने बच्चे को इस योग्य बना दें कि वो अब अगर चाहे तो अपना रुपए कमा सकता है और उससे अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकता है। जी हाँ, कंप्यूटर के सारे वर्क उसने सिखाते हैं। हमारे विद्यालय में जो यूडाइस का काम है, डीबीटी का काम है, प्रेरणा का काम है, वो सारे हम बच्चों को के सामने करते हैं, बच्चों को करवाते जाते हैं। बच्चों को पता रहे कैसे ये काम किया जाता है। आपको ये बता दें, अभी अपार आईडी बन रही थी, अभी हमने बच्चों की अपार आईडी बनाई तो उनको बताया, तो उनका ये सर अपार आईडी हमें कब मिलेगी? तो हमने उन्हें बताया कि ये डिजी लॉकर पर आपके अपार आईडी बन गई है, आप कैसे देखेंगे, ये उसका पूरा उनको दिखाया। घर से मोबाइल मंगाकर उनको दिखाया किस तरीके से आप अपार आईडी अपनी देख सकते हैं। तो अब बच्चे हमारे अपार आईडी देख सकते हैं। हमारे विद्यालय में जो भी यूडाइस डीबीटी जैसा भी कार्य होता है उनकी मदद ली जाती है। उनको टीचर के निर्देशन में वो सारे कार्य कराए जाते हैं और उससे बच्चे के अंदर की जो झिझक है काम करने की, उन पर भरोसा किया जाता है। और कंप्यूटर शिक्षण के साथ साथ जितनी भी चीज़ें उसकी MS ऑफिस है, पेंट है, वो चीज़ें इसमें बच्चों को सिखाई जाती हैं।
हमारे विद्यालय में साथ ही साथ शिक्षा के साथ संस्कार, जी हाँ, क्योंकि 3 साल शिक्षा तो सभी पास ग्रहण करते हैं, जरूरी है आजकल के बच्चों को संस्कार देने की। जी हाँ, हमारे विद्यालयों में 3 किताबें 6, 7, 8 में चलती, महान व्यक्तित्व, महान विभूतियाँ, हमारे आदर्श। लेकिन बच्चों को उनके बारे में बहुत सारे क्रांतिकारी हुए या कोई महान व्यक्तित्व उनके बारे में पता ही नहीं होता है। तो उन चैप्टरों की हमने ऑडियो वीडियो बना रखी हैं, बच्चे उनको देखकर सुनते हैं, जहाँ पर अटकते हैं तो वो उस सुन के समझ जाते हैं और उनके बारे में पता चलता है। तो ये एक हमारे यहाँ विद्यालय में काम होता है। अब बात करते हैं शिक्षा अधिगम में आईसीटी आधारित प्रयासों का प्रस्तुतिकरण। जी हाँ, आईसीटी से कोई दुनिया पीछे रही नहीं है। अब आगे जितनी भी दुनिया हम आगे बढ़ रहे हैं, सब चीज़ें कंप्यूटराइज हो रही हैं, डिजिटल हो रही हैं। अब तो एआई का भी ज़माना आ गया है, तो आईसीटी कहीं पर से छूटा नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, दीक्षा रीड अलोंग ऐप का प्रयोग करते छात्र। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो रीड अलोंग ऐप है, बहुत ही बढ़िया बच्चों के लिए ऐप है, पढ़ने के लिए बहुत ही मज़ेदार ऐप है। बच्चे आराम से पढ़ते हैं उसको। जहाँ पर गलत अगर बोलते हैं तो वो उसमें एक गुड़िया है, एक कार्टून है, वो बोल के सही बताती भी है। इसमें कई सारे अच्छे शैक्षिक पजल्ड हैं, बच्चे उसमें खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, साथ ही साथ उनमें स्टार मिलते हैं। तो उससे बच्चे काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं और बच्चे उनके पेरेंट्स को भी बुला के उनके फ़ोन में ये ऐप को डाउनलोड करवाया गया है और उनसे कहा भी गया कि दिन भर में किसी टाइम जब आप खाली हो तो अपने बच्चों को अपने सामने ये मोबाइल दें और उनसे ये रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप का अनुसरण करवाएं। जो हमारी किताबें हैं, उन किताबों पर क्यूआर कोड होता है। बच्चे उन क्यूआर कोड को स्कैन करके उनका आराम से दीक्षा पे अब सर्च नहीं करना पड़ता, सीधे क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं उसके वीडियो कंटेंट। लेकिन जब से हमारे यहाँ विद्यालय में स्मार्ट टीवी आ गई है, तब से हमारे दीक्षा का प्रयोग कम हो गया है, क्योंकि सारे कंटेंट जो दीक्षा के हैं वो इस स्मार्ट टीवी में उपलब्ध हैं, इसमें डाल दिए गए हैं। तो इसमें सभी विषयों के स्मार्ट टीवी पे जब भी लाइट रहती है, हमारे यहाँ लाइट तो रहती है रोज़ प्रतिदिन, जैसे सुबह के टाइम लाइट होती है तो सुबह स्मार्ट क्लास शुरू हो जाती है। जिस समय भी लाइट रहती है विद्यालय में स्मार्ट क्लास प्रतिदिन चलाई जाती है। आप देख रहे हैं स्मार्ट टीवी से बने बच्चे स्मार्ट। जी हाँ, देखिए कई लोगों के मैंने सुना, क्योंकि लोग पूछते हैं फ़ोन करके, कोई टेक्निकल कोई समस्या होती है स्मार्ट टीवी से संबंधित पूछते हैं। तो जैसे मैंने देखा लोगों को ये थिंकिंग रहती है कि अरे बच्चे चलाएं, कि अगर चलाएंगे तो ख़राब हो जाएगी। अरे भाई, ये चीज़ आई है चलाने के लिए तो ख़राब तो होगी। ख़राब जब होती है जब हम उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो बच्चे ख़राब ना कर दें, इस वजह से हम बच्चों से ना छुआएं ना चलवाएं, वो गलत बात हो जाएगी। उससे अच्छा ये रहेगा हम बच्चों को ये सारी बातें बताएं कि आप उसको कैसे चलाएं। जब बच्चे ये सीख जाएंगे तो हमें ख़राब होने का डर ही नहीं रहेगा, हमें तसल्ली रहेगी कि हमारे बच्चे उसको अच्छे से चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वही काम हमने अपने विद्यालय में किया है। हमारे बच्चे स्मार्ट टीवी पे अपना कंटेंट देख लेते हैं और कंटेंट देखते हैं, साथ ही साथ जो भी एक्टिविटी उनको चाहे पीपीटी के माध्यम से चाहे पेंट के माध्यम से ये हम बनाते हैं इसमें, और बच्चे उसमें सहयोग करते हैं और बच्चे उसमें आराम से शिक्षण अध्ययन करते हैं। तो ये हमारे स्मार्ट बन रहे हैं बच्चे। और साथ ही साथ स्मार्ट के लिए क्या रहता है, देखिए हमारा उद्देश्य रहता है कि जो पाठ हम पढ़ाते हैं, जो भी हम ऐसा कोई कंटेंट देखते हैं, तो हम उसको गूगल फॉर्म से क्विज़ तैयार कर लेते हैं और वो क्विज़ ऐसे तैयार करते हैं ताकि बच्चे उसको कई बार कर सकें। जैसे हमने पहला चैप्टर पढ़ाया कक्षा 7 में, भूगोल, पृथ्वी की आंतरिक परतें। तो देखिए आप, ये हमने क्विज़ बनाई है, इसमें बच्चे आराम से पहचान लेते हैं कि भूपर्पटी है, मेंटल है कि क्रोड, किससे संबंधित क्या शब्द हैं। साथ ही साथ शैलों के प्रकार, आग्नेय शैल, परतदार शैल, उनसे संबंधित ये शैल हैं कि कौन से शैल में आते हैं, इनकी क्विज़ बनी हुई है।
इनको बना के क्विज़ देते हैं, इनके व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। कुछ बच्चे घर पर व्हाट्सएप के माध्यम से वो क्विज़ कर लेते हैं, जो नहीं भी कर पाते तो उनको हम अपने फ़ोन से अपने विद्यालय में वो क्विज़ करवाते हैं और बच्चों से कहते भी हैं कि जब तक इसमें पूरे के पूरे मार्क्स आपके ना आने लगें तब तक आप इसको करते रहिए और इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो एक तरीके से ये हमारा रेमेडियल भी हो जाता है कि बच्चों को चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर से उन्होंने क्या सीखा, क्या उन तक पहुंचा, हमारा शिक्षण वो चेक भी होता रहता है। और देखिए, जैसे केवल एक विषय का नहीं, सभी विषयों का हमारी कोशिश रहती है। हम चाहें भले ही भूगोल पढ़ाएं, इतिहास पढ़ाएं, हम हर विषय का जो सब्जेक्ट, कोई विषय या कोई टॉपिक ऐसा समझते हैं कि जहाँ इसका गूगल फॉर्म बनाया जा सकता है, इसका क्विज़ बनाई जा सकती है, उसकी क्विज़ हम बनाते हैं। जैसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, हमने हिंदी की पूरी किताब देखी, उसमें जो जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द हैं उनको अपने इस गूगल क्विज़ में शामिल किया है। आप देखिए, हमारा एक, अब मुझे इतना आता है तो मैं ये कतई प्रयास नहीं करता हूँ कि मेरा ये विषय नहीं है। अब जैसे इंग्लिश है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ विद्यालय में, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को ये चीज़ आनी चाहिए। बच्चे सीखते हैं, मैम पढ़ाती हैं अंग्रेजी, लेकिन हम क्विज़ के माध्यम से, हम मन में ये नहीं सोचते कि अरे हम जो पढ़ा रहे हैं हम केवल वही उसी की क्विज़ बनाएंगे। अगर मुझे आता है तो मैं उसकी क्विज़ बनाता हूँ। तो ये यूज़ ऑफ ही शी इट है। तो मेरा प्रयास बच्चों के लिए रहता है कि बच्चे हमारे लिए सर्वोपरि हैं। हमारा विषय पढ़ाना ना पढ़ाना वो अलग बात है। तो भले ही हमारा ये विषय नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को क्विज़ के माध्यम से यूज़ ऑफ, चाहे इंग्लिश का हो, आप देख रहे हैं कंप्यूटर का भी, कंप्यूटर वाले सर प्राइवेट हैं, रिलायंस की तरफ से हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को कि कंप्यूटर में वो कितना अच्छे से अच्छा सीखें, तो उसकी भी हम ये देखिए ट्रू फॉल्स क्विज़ बनाते हैं और वो बच्चों से कराते हैं। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय योग्यता एवं आधारित परीक्षा के तैयारी कराते हैं। हमारे यहाँ जो फार्म भरते हैं वो खुद बच्चों से हम भरवाते हैं फार्म, और उसकी तैयारी संबंधित, जैसे जो भी कोई क्विज़ डाल देता है, कोई पीडीएफ डाल देता है, तो जैसे हमने एक पीडीएफ देखी थी एसएसटी की एक क्विज़, तो हमने उसको क्या करा, उस पीडीएफ के सारे क्वेश्चनों को अपनी क्विज़ में कन्वर्ट कर दिया। बच्चों को उससे अभ्यास कराते हैं और बोलते हैं, जब तक उसमें 35 के 35 क्वेश्चन आते हैं एसएसटी के, तो वो बच्चे उसको करते हैं। यानी हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि वो बच्चे उसको अच्छे से करें। ये आप हमारे प्रयासों को देख रहे हैं और आगे भी हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ऐसा भी दिन आएगा कि हमारे विद्यालय से भी बच्चे प्रतियोगिताओं में निकलेंगे। इसी प्रकार से जो विज्ञान विषय की प्रतियोगिताएं होती हैं उसकी क्विज़, यानी हर विषय की हमने सारी क्विज़ बना रखी हैं। और ये सारी क्विज़ के बाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना समय दिया कि हम अपना प्रेजेंटेशन आपके सम्मुख प्रस्तुत कर पाएँ। आपने हमारे प्रेजेंटेशन को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।